नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण के वोट डाले जाएंगे। चुनाव शुरू हो चुका है, घमासान दौर में है, रैलियां चल रही हैं, मगर वोटर लिस्ट अभी भी पूरी तरह फाइनल नहीं हुई। एसआईआर আপনাদের অনেকের নাম কেটেছে। এখানে যারা উপস্থিত আছে কার কার নাম কেটেছে একটু হাত তুলবেন। হ্যাঁ, बंगाल में एक एक कर सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट आती रही और लोगों को पता चलता रहा कि उनका नाम है या नहीं। कई दिनों से अखबारों में एसआईआर को लेकर इतनी खबरें छप रही हैं। हमने सोचा कि उनमें से कुछ खबरों को जमा करते हैं और आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं। देखते हैं कि चुनाव के बीच बंगाल का वोटर किस तरह की परेशानियों और सवालों का सामना कर रहा है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी किस तरह के आरोप लगा रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी क्या आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर किस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हमने इसके लिए अखबारों में पहले से छप चुकी रिपोर्ट का ही सहारा लिया है, यानी ऐसी खबरें जो चुनाव आयोग के संज्ञान में पहले से रही होंगी। चुनाव आयोग को प्रतिक्रिया देने का भरपूर मौका मिला होगा। इन्हीं खबरों को पलटते हुए पता चला कि कोलकाता के बाहर जोका में श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर सैनिटेशन संस्थान है। यह केंद्र सरकार का संस्थान है। यहां पर 19 एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी स्थापना के आदेश दिए, यानी कितना कम समय मिला होगा एपेलेट ट्रिब्यूनल के गठन को। 2 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी ट्रेनिंग हुई कि कैसे शिकायतों का निपटारा करना है। इसके लिए अलग अलग राज्यों से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को बुलाया गया। जजों ने इस बात की भी शिकायत की कि इस काम के लिए न तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया तय हुई है और न इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है। कुछ जज तो चुनाव आयोग के जवाब से इतना निराश हुए कि मीटिंग से उठकर चले गए। 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि 2 अप्रैल से ट्रिब्यूनल की शुरुआत हो जाएगी। और जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से पूछा तो उनका जवाब था, कैसे? अभी तो टेबल कुर्सी जैसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इंतजाम बाकी है। क्या जज जमीन पर बैठेंगे? मैं नहीं कह सकता कब से ट्रिब्यूनल काम करना शुरू करेगा। यह सब खबरें छपी हैं और हम वहीं से बता रहे हैं। यह भी खबर छप चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने हाल ही में कहा कि चुनाव आयोग, सीएजी और वित्तीय संस्थाओं को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। उनका स्वतंत्र रहना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। संवैधानिक पतन अचानक शुरू नहीं होता, तब शुरू होता है जब संस्थागत ढांचा धीरे धीरे खोखला होने लगता है। तो 19 एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास काम बहुत ज्यादा हो सकता है, समय बेहद कम है। 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हम एपेलेट ट्रिब्यूनल पर दबाव नहीं डाल सकते कि कब तक फैसला देना है। ट्रिब्यूनल सुनवाई करता रहेगा, लेकिन इस वक्त लिस्ट को फ्रीज करने की जरूरत है। एक लेयर की सुनवाई तो हो ही गई है। कोर्ट ने कहा कि एपेलेट की सुनवाई में महीना 2 महीना लग सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? यही कि जिनके नाम कटेंगे उनमें से बहुतों को वोट देने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी अपील पर फैसला वोट देने से पहले नहीं आ पाएगा। किसी भी वोटर के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। ममता बनर्जी के वकील श्याम दीवान ने कहा कि 20 लाख लोगों के नाम कट सकते हैं। इनके वोट देने के अधिकार को न्यायिक संरक्षण मिलना चाहिए। 7 लाख लोगों ने अभी ही अपील फाइल कर दी है। कई लाख अपील फाइल की जानी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जे बागची और जस्टिस विपिन पंचोली की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। हमने कई सारे अखबारों की रिपोर्ट देखी, कई सारी खबरें देखी कि लोगों को ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया को लेकर कितना कंफ्यूजन है। लोग जिलाधिकारी के पास जा रहे हैं पूछने कि उनका नाम डिलीट होगा तब क्या करना होगा। कई लोगों ने कहा कि उन्हें जवाब भी नहीं मिल रहा है। বিহার থেকে নাম এনে ঢোকাচ্ছে, রাজস্থান থেকে নাম এনে ঢোকাচ্ছে, হরিয়ানা থেকে নাম এনে ঢোকাচ্ছে, উত্তরপ্রদেশ থেকে নাম এনে ঢোকাচ্ছে। বিহারে যেভাবে রেলে করে নিয়ে এসে ভোট দিয়েছিল সেই রকম এরা এই রকম ভাবে বাংলাতেও ট্রেনে করে নিয়ে এসে
খড়গপুর থেকে খড়গপুরে ভোট দেওয়া হবে, আসানসোল থেকে আসানসোলে ভোট দেওয়া হবে। সারা জেলায় বাংলাকে বাদ দিয়ে, বাংলার মানুষকে বাদ দিয়ে ডাবল ইঞ্জিন সরকার আপনাদের ভোট দখল করবে। ममता बनर्जी एक दूसरी तरह की घुसपैठ की बात करने लगी हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कई सारे उदाहरण दिए हैं कि किसी वोटर का एपिक नंबर बिहार में भी मैच कर जा रहा है, दूसरे राज्यों में भी। प्रधानमंत्री मोदी इसे बांग्लादेश से जोड़ रहे हैं, घुसपैठ से जोड़ रहे हैं। बिहार में भी घुसपैठ का भूत खड़ा किया गया, लेकिन चुनाव आयोग एक भी घुसपैठ साबित नहीं कर पाया। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से आधिकारिक रूप से कोई संख्या नहीं बताई। बंगाल में हर चुनाव में घुसपैठ आता है, लेकिन अभी तक एसआईआर के जरिए कितने घुसपैठियों का पता चला है साफ नहीं। मगर प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है। भाइयों बहनों, बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों के बचाव में लगी है, इसलिए ये तृणमूल वाले एसआईआर का विरोध कर रहे हैं ताकि घुसपैठियों की पहचान न हो सके। उल्टा टीएमसी सीए को रद्द करने की धमकी दे रही है, यानी जिन शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता मिली है, ये उनकी नागरिकता छीनेंगे। और वो नागरिकता ये किसको देंगे? अवैध घुसपैठियों को, क्योंकि इन घुसपैठियों को टीएमसी अपना वोट बैंक मानती है। एसआईआर की पहली प्रक्रिया में 63 लाख लोगों के नाम कट चुके थे। 60 लाख लोगों के नाम अलग अलग कारणों से लिस्ट में नहीं आ सके, जिन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, तार्किक विसंगति कहा गया। इनकी सुनवाई के लिए 700 से लेकर 900 न्यायिक अधिकारी लगाए गए। बंगाल के अलावा ओडिशा, झारखंड से बुलाए गए। बार एंड बेंच ने हिसाब किया है कि हर दिन 1,92,000 मामले निपटाए गए हैं। अगर अधिकारी हर दिन 12 घंटे काम कर रहे हैं, तब हर घंटे 18 वोटर के केस पर निर्णय हो रहा है। अगर इन न्यायिक अधिकारियों ने सही सही फैसला दिया है, उसमें कोई चूक नहीं हुई है, तो वाकई ये काबिले तारीफ है कि इतने कम समय में इतना बड़ा काम हो गया। मगर सवाल बहुत उठ रहे हैं। 7 अप्रैल को इसकी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, 9 अप्रैल को फाइनल लिस्ट जारी होगी। 48 घंटे से भी कम समय में 23 से 25 लाख शिकायतों का निपटारा करना पड़ सकता है। जिस दर से सप्लीमेंट्री लिस्ट में नाम कट रहे हैं, उसी के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 23 से 25 लाख लोगों के नाम फाइनल लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। इतने लोगों की अपील पर क्या 2 दिनों में सुनवाई हो जाएगी? एसआईआर को लेकर इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 अप्रैल को सप्लीमेंट्री लिस्ट में जिनके नाम नहीं होंगे, वे एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेंगे। जिनके नाम कटे हैं, सबकी कहानी तो सामने नहीं आई, मगर मीडिया में बहुत सारी कहानियां छपी हैं। भारत के संविधान पर रेखा चित्र बनाने वाले महान कलाकार नंदलाल बोस के पोते का भी नाम नहीं आया। पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के सेनापति नवाब मीर जाफर के 346 वंशजों का नाम कट गया। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज शाहिदुल्ला मुंशी का भी नाम कट गया। ऐसी बहुत सी खबरें छपी हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेहताब शेख का ही नाम लिस्ट में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट ने एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास भेजा। ट्रिब्यूनल ने मेहताब शेख का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया है। इसे पहला केस बताया जा रहा है ट्रिब्यूनल का। सवाल है कि क्या ट्रिब्यूनल 23 से 25 लाख लोगों की शिकायतों का फैसला 48 घंटे में कर पाएगा? बीच चुनाव में लाखों की संख्या में लोग इस चिंता में डूबे होंगे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3 अप्रैल को ऑल्ट न्यूज ने एक खोजी रिपोर्ट की। अंकित जैन की यह रिपोर्ट एक्स पर काफी वायरल है। आज 6 अप्रैल है। चुनाव आयोग ने इस रिपोर्ट पर कुछ कहा नहीं, कहना चाहिए था। इस रिपोर्ट में बेहद गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अंकित जैन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट इस तरह से जारी करता है जिसे मशीन के जरिए नहीं पढ़ा जा सकता। वोटर लिस्ट का फोटो ही दिया गया है। फोटो होने के कारण आप नाम सर्च नहीं कर सकते, डिटेल मैच नहीं कर सकते।
अगर फोटो लेकर पीडीएफ दी जाए तो आप सर्च नहीं कर सकते हैं। चुनाव एकदम सर पर है, समय कम है। क्या चुनाव आयोग को अपना डेटा इस तरह से जारी नहीं करना चाहिए था कि कोई भी कम से कम समय में इसकी जांच कर सके? राजनीतिक दल के अलावा आम लोग भी वोटर लिस्ट को आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यह सवाल ऑल्ट न्यूज ने उठाया है। आप याद कीजिए, वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी बार बार दिखाया करते थे कि इतने दस्तावेजों का प्रिंट आउट लेना पड़ा, फिजिकली पढ़ना पड़ा, इसलिए समय बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर मशीन से सर्च करने वाले नामों की सूची दी जाती तो कुछ घंटे में यह सारा काम किया जा सकता था, सवाल उठाए जा सकते थे। इस मामले को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा होगा आप ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट पर जाकर पूरी रिपोर्ट पढ़ें। हम कुछ ही हिस्सा बता रहे हैं। स्पेलिंग की गलतियों को पकड़ने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। खराब क्वालिटी की लिस्ट से मैच करने के कारण डिजिटल मैचिंग मुश्किल हो गई है। लोग अपनी एंट्री ढूंढ नहीं पा रहे, मशीन सर्च नहीं कर पा रहा, मैच नहीं कर पा रहा और वोटर का नाम कट जा रहा है। तार्किक विसंगति की सूची में डाल दिया जा रहा है और वहां से भी बाहर होने का खतरा मंडराने लग जाता है। ऑल्ट न्यूज की टीम तकनीकी मामलों में दक्ष है। 2 निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट की 558 पीडीएफ फाइलें हैं, उनका अध्ययन किया है। इन सभी को ऑल्ट न्यूज की टीम ने डिजिटल रूप में बदला। हर मतदाता की क्रम संख्या, मतदाता पहचान पत्र, नाम और निर्णय की स्थिति निकाली गई। दोनों मॉडल स्वतंत्र रूप से चलते हैं और उनके आउटपुट की तुलना रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड की गई। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में डिजिटल रोल में 39,604 मतदाता यानी कुल मतदाताओं का 11.2% अंडर एडजुडिकेशन के तहत मार्क है। ये दोनों क्षेत्र हैं बालीगंज, भवानीपुर, कोलकाता में है दोनों क्षेत्र। ऑल्ट न्यूज ने सभी का पहला नाम और उपनाम का इस्तेमाल किया, उनकी धार्मिक पहचान का विश्लेषण किया, क्योंकि बंगाल में ऐसा हो सकता है, होता है कि किसी का पहला नाम हिंदू हो और उपनाम मुस्लिम। इसका उल्टा भी हो जाता है। निष्कर्ष चौंकाने वाले निकले। भवानीपुर में मुस्लिम वोटर की संख्या 21.9% है, लेकिन विचाराधीन मतदाताओं में उनकी हिस्सेदारी 51.8% यानी लगभग 4 में से 1 मुस्लिम मतदाता का वोट अधर में है और वहीं हिंदू मतदाताओं के लिए यह अनुपात 17 में से 1 है। बालीगंज में भी यही हाल है। यहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 54.3% बताई जाती है, मगर विचाराधीन श्रेणी में उनका प्रतिनिधित्व 75% है। कुल मिलाकर इन क्षेत्रों में 1 मुस्लिम मतदाता का नाम विचाराधीन होने की संभावना हिंदू मतदाता की तुलना में 3.1 गुना अधिक है, ऑल्ट न्यूज ने बताया। यह उनकी जांच है, हमने अपनी तरफ से पुष्टि नहीं की, लेकिन 3 अप्रैल से मीडिया के स्पेस में यह रिपोर्ट है। चुनाव आयोग को इस पर विस्तार से जवाब देना चाहिए था। हमने बंगाल के निर्वाचन अधिकारी के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखा, ऑल्ट न्यूज की रिपोर्ट से संबंधित कुछ नहीं मिला। जिनके नाम कटे हैं वो बेचैन हो रहे हैं। उनका नाम क्यों कटा? क्या अब भी जुड़ने की संभावना है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर थी जनवरी महीने में कि बंगाल के 18% वोटर को लाइन में लगा दिया गया कि आप खुद को साबित करें, तब जाकर वोटिंग का अधिकार मिलेगा। जनवरी की रिपोर्ट है। उस समय जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा था उसे लेकर इतना भ्रम फैल गया कि 1.5 करोड़ वोटर की सुनवाई करनी पड़ गई। चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा कि वोटर के नाम पर ऑटोमेटिक तरीके से नोटिस नहीं भेजे जा रहे। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपने विवेक से नोटिस भेज रहा है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग ने कोर्ट को सही जानकारी नहीं दी, क्योंकि जमीन पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही नोटिस जारी हो रहे थे। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जनवरी की रिपोर्ट का हवाला इसलिए दिया क्योंकि सॉफ्टवेयर को लेकर ही ऑल्ट न्यूज की रिपोर्ट सवाल उठाती है। मालदा जिले के कालिया चौक में गुस्साए वोटर ने 7 न्यायिक अधिकारियों को कई घंटों के लिए घेर लिया। मालदा में अन्य जगहों पर भी वोटर के प्रदर्शन हुए नाम कटने को लेकर जगह जगह ब्लॉक किया गया। खबरों के अनुसार न्यायिक अधिकारी कोलकाता फोन करते रहे, मगर समय पर मदद नहीं पहुंची। इसके पीछे साजिश के कई आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। तृणमूल का कहना है कि बीजेपी की बी टीम का काम है
एआईएमआईएम के नेता प्रदर्शन में भाषण दे रहे थे। बीजेपी का कहना है इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायिक अधिकारियों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि एनआईए भेजकर जांच कराई जाए। मालदा जिले के प्रदर्शनों को लेकर हर कोई साजिश के आरोप लगा रहा है, लेकिन यह नहीं देख रहा कि बीच चुनाव में वोटर क्यों असुरक्षित है, क्यों उसका नाम अब तक फाइनल नहीं। ममता बनर्जी का कहना है कि अफसरशाही पर अब उनका नियंत्रण नहीं रहा। चुनाव आयोग ने अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। उन्हें मालदा की घटना की सूचना समय पर नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुख मुख्य सचिव से मालदा की घटनाओं को लेकर जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। দেখুন নির্বাচনের সময় কিছু অফিসার চেঞ্জ হয়, সেটা নিশ্চয়ই ইলেকশন কমিশন করতে পারে, তারও একটা সীমাবদ্ধতা আছে। তার বিরুদ্ধে অ্যালিগেশনটা কি? দুই হচ্ছে যারা ইলেকশন রিলেটেড কাজের সাথে যুক্ত আছে তাদের কিছু কিছু ট্রান্সফার করা হয়, কিন্তু এবারে দেখছি মানুষ খাদ্য পাবে কোথা থেকে? রেশন বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ যেন আমাকে দোষ না দেয় বিজেপি সরকার, কারণ নির্বাচন কমিশন বিজেপি সরকারের বাইরে নয়। देखिए, देश भर में जहां जहां चुनाव होता है, जिन अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठे हुए हैं, चुनाव आयोग उसके ट्रांसफर पोस्टिंग में दखल देता है। वो पूरे देश भर में हो। बंगाल में इसलिए ज्यादा दिखता है कि यहाँ सारे अधिकारी ही एक प्रकार से इनकी कैडर बन गए, तो यहाँ कुछ ज्यादा दिखाई पड़ता है। परंतु ममता बनर्जी जी अगर ये सोचती है कि विक्टिम कार्ड खेलकर हम सिंपैथी प्राप्त करेंगे, तो आपको कॉन्क्रीट मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा और इससे बच नहीं पाओ। क्या अमित शाह की बात पूरी तरह सही है? आंकड़े कुछ और कहते हैं। यह सही है कि चुनाव के दौरान अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार चुनाव आयोग के पास चला जाता है, लेकिन अब कई रिपोर्ट आई है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने सबसे अधिक तबादले पश्चिम बंगाल में किए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि चुनाव की घोषणा के बाद 482 अधिकारियों का तबादला हुआ। 15 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई। कुछ घंटों के भीतर चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, पुलिस प्रमुख को बदल दिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि अन्य राज्यों के मुकाबले बंगाल में 23 गुना ज्यादा तबादले हुए हैं। इस तरह की भी खबरें छपी हैं कि जिनकी पोस्टिंग चुनाव आयोग ने की, आयोग ने उनमें से भी कुछ को सस्पेंड किया है। बीच में एक सवाल फॉर्म 6 को लेकर भी उठा। तृणमूल ने आरोप लगाया कि 30 मार्च को 11 बजे से शाम 6 बजे के बीच बंगाल के निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में 30,000 फॉर्म जमा किए गए। फॉर्म 6 पर फैसला प्रशासनिक अधिकारी अब नहीं कर सकते, न्यायिक अधिकारी ही कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को इन प्रश्नों के साथ पत्र भी लिखा कि उनके दफ्तर के भीतर फ्रॉड हो रहा है। अभिषेक बनर्जी ने भी सवाल उठाया। বস্তায় ভরে ভরে ফর্ম 6 অ্যাপ্লিকেশনস জমা করছে। এটা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে বাংলায় ভোটের লুটের চেষ্টা। This is not just unconstitutional, not just illegal, it is contempt of court. Final voter list 28 फरवरी 2026 को पब्लिश हुई थी और उच्चतम न्यायालय ने क्लियरली कहा था कि वोटर इंक्लूजन या डिलीशन का फैसला जुडिशियल अथॉरिटीज करेंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स नहीं करेंगे। फिर भी 30,000 एप्लीकेशन सीईओ ऑफिस प्रोसेस कर रहा है। ये कानून प्रक्रिया नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है, ये इरेगुलरिटी नहीं है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। वी डिमांड immediate disclosure of CCTV footage, immediate release of CCTV footage, full disclosure of every Form 6 application received, immediate rejection of all illegal bulk submissions of Form 6, transparency on who ordered this operation, accountability on why the CEO office accepted these forms. We have no answers, no accountability, no transparency. The silence of the Election Commission is not neutrality, it is complicity. तो किस तरह से चुनाव हो रहे हैं? नौकरशाही को लेकर अफरा तफरी है, वोटर लिस्ट का पक्का नहीं। जिन वोटर के नाम लिस्ट में नहीं आएंगे, क्या उन सभी को घुसपैठिया कहा जा सकता है? 2025 के अगस्त महीने से एसआईआर पर सुनवाई चल रही है। बिहार का चुनाव खत्म हो गया, फैसला नहीं आया। बंगाल का चुनाव शुरू हो चुका है, फैसला नहीं आया। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई आदेश दिए, मगर एसआईआर जारी रहा। बड़े सवालों पर फैसला नहीं आया। क्या इस दौरान सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला नहीं देना था?
जनवरी महीने में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, हमारी ड्यूटी है कोई विदेशी नागरिक मतदाता सूची में ना हो। चुनाव आयोग ने बांग्लादेशी घुसपैठिए का उदाहरण नहीं दिया, कहा कि अगर कोई यूरोपियन है, 1 हो या 10 हो या 1000 हो, उन्हें निकालना पड़ेगा। आयोग ने कहा कि हम वोटर लिस्ट में विदेशी की पहचान कर रहे हैं, ना कि निकाल रहे हैं। नागरिकता की जांच सिर्फ चुनावी प्रक्रिया के लिए की जा रही है। एसआईआर की तुलना एनआरसी से नहीं की जा सकती, जो कि नागरिकों का रजिस्टर है। मूल बात है, जिनके नाम कटे हैं वो कहां जाएंगे, जिनके नाम कट जाएंगे बीच चुनाव में उन्हें क्यों परेशान किया गया, इन सब सवालों को लेकर। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।